नमस्कार मित्रों, सार्थक एकेडमी की इस नई क्लास में आपका स्वागत है। जैसे करंट अफेयर्स की एक श्रृंखला मैंने पिछली बार से प्रारंभ की, उसी को और आगे बढ़ाते हैं और इस बार कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। आप सबके आगामी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये बहुत मेहनत से छांट कर बनाए गए हैं। प्रयास रहेगा कि ये आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी सिद्ध हो। आज करंट अफेयर्स की जिन चर्चाओं में हमको भाग लेना है उनमें सबसे पहले है G20 शिखर सम्मेलन। G20 शिखर सम्मेलन सऊदी अरब के रियाद में हुआ है। कहाँ हुआ है? सऊदी अरब के रियाद में। इसलिए जानना जरूरी हो जाता है कि G20 देशों में कौन कौन से देश आते हैं। विद्वान लोग इसका वर्गीकरण करते हैं G7 प्लस यूरोपियन यूनियन और 12 अदर देश, जिनमें भारत इसकी स्थापना के समय से ही अर्थात 1999 से ही इसका मेंबर है। ये अलग बात है कि 2008 से ही इस पर शिखर सम्मेलन शुरू हुआ है। स्थापना 1999 में हुई, लेकिन शिखर सम्मेलन शुरू हुए 2008 से। इस बार भारत ने अपना पक्ष रखा है और कहा है कि G20 को एक नया वैश्विक सूचकांक बनाना चाहिए। इस बार की जो थीम भी थी वो भी एक महत्वपूर्ण थीम थी कि विश्व के प्रत्येक लोगों के लिए अर्थात सभी को अवसर उपलब्ध हो। ये टारगेट रखा गया है, ये थीम रखी गई है कि सभी को अवसर मिले। भारत ने अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि इस बार प्रतिभाओं का एक पूल होना चाहिए। दूसरा पॉइंट रखा पारदर्शी सरकार, पृथ्वी का संरक्षण और इन आधारों पर एक नया वैश्विक सूचकांक बनना चाहिए। भारत सरकार इस दिशा में कई कार्य भी कर रही है। हमें आपको पता है कि प्रधानमंत्री नवाचार योजना हो, नई शिक्षा नीति हो, चाहे राष्ट्रीय कौशल विकास हो, डिजिटल इंडिया हो, ई गवर्नेंस हो, इन सब के माध्यम से वो लगातार प्रयासरत है कि भारत में ना सिर्फ कौशल बढ़े बल्कि आम लोगों तक टेक्नोलॉजी की पहुंच को भी उपलब्ध कराया जाए, जिनके माध्यम से ना सिर्फ दुनिया घरों तक उपलब्ध हो जाए बल्कि उन्हें व्यापार समझने और जानने की भी और दुनिया को नए सिरे से समझने की समझ भी पैदा हो जाए। इसी के साथ साथ एक नई चीज़ भारत ने कही है कि इस कोरोना काल में G20 के जो देश जो पूरी दुनिया की जीडीपी का लगभग 80%, जबकि व्यापार 75% और पूरी दुनिया की आबादी का 2/3 हिस्सा है, यहाँ पर घर से काम करने की एक प्रवृत्ति देखी गई। वर्चुअल वर्किंग सिस्टम या वर्क एट होम जो शुरुआत हुई, इसके लिए भारत सरकार ने एक पक्ष रखा कि वर्चुअल सचिवालय भी बनाया जाए, जहाँ लोग सीधे ऑनलाइन आकर ना सिर्फ दस्तावेज जमा करा सकें, दस्तावेज ले भी सकें। अर्थात ये वर्चुअल सचिवालय एक ऐसा सचिवालय हो जहां दस्तावेज का संग्रह हो और लोग बेहद आसानी से G20 की योजनाएं, उसके लक्ष्य को जान सकें। पृथ्वी के संरक्षण के लिए यहां पर बात करते हुए कहा गया है कि फुटप्रिंट, कार्बन फुटप्रिंट को और ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने के प्रयास किए जाएं। हमें पता है कि अंधाधुंध विकास के नाम पर जो औद्योगिकीकरण की प्रवृत्ति सामने आई, उसने कार्बन के उत्पादों में वृद्धि की, कार्बन के गैसेस की मात्राओं को बढ़ाया। परिणाम स्वरूप पृथ्वी आज उसका दुष्परिणाम भोग रही है। इस पर भी चर्चा की गई। तो भारत की एक निर्णायक भूमिका G20 में रही है और इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप इससे परिचित हों। 2021 में G20 शिखर सम्मेलन और 2022-23 में जो G20 शिखर सम्मेलन होंगे वो भी इस बार डिक्लेयर कर दिए गए हैं। 2023 में भारत में होगा, ये बेहद महत्वपूर्ण तथ्य है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये याद करना होगा कि 2023 में भारत में इसका शिखर सम्मेलन होगा। एक बार मैं आपको मैप से दिखाना चाहूँगा G20 देश। आप G20 के देश एक बार देख सकते हैं और मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसे पॉज करके नोट भी कर लेंगे कि G20 के देश कौन कौन से हैं। 19 देश हैं और एक यूरोपियन यूनियन है, जिसका झंडा आपको यहाँ दिख रहा है, यूरोपियन यूनियन। मैं आपको इसे मैप पर भी दिखाना चाहूँगा कि वर्ल्ड मैप पर ये कैसे दिखता है, वो भी ज़रा देख लीजिए। वर्ल्ड मैप
आप देख सकते हैं वर्ल्ड मैप पे ये किस तरह से दिख रहा है। यहाँ एरो बनाकर दिखाने का प्रयास किया गया, शायद आपको क्लियरिटी ना दिखे, इसलिए पहले मैंने आपको ध्वज के साथ वो देश दिखा दिए हैं। और वर्ल्ड मैप पे जब आप देखेंगे तो ईजिली आपको ये स्पॉट्स दिख जाएंगे कि कौन कौन से देश इसमें सम्मिलित है। G20 देश, मुझे उम्मीद है कि मैप से देखकर आप और इजीली समझ पाए होंगे कि कैसे इनका विस्तार हुआ है और किस तरह से ये इकोनॉमिकल तौर पर उभर कर सामने आए कि एक इकोनॉमिक इंजन के तौर पर पूरी दुनिया को 2007-8 की मंदी से बाहर निकालने के लिए इनका प्रयास हुआ। एक बार क्विक रिवीजन आपको करा दें और फैक्ट को चेक करते चलें। G20 शिखर सम्मेलन सऊदी अरब के रियाद में हुआ, अगला इटली में होगा 2021, 22 इंडोनेशिया में, 2023 में भारत और 24 में ब्राज़ील में होगा। भारत ने अपना पक्ष यहाँ पर रखा और इस थीम के लिए रखा जिसमें कहा गया है 21वीं सदी में सभी को अवसर। इसी थीम को ध्यान में रखते हुए भारत ने अपना पक्ष रखा, भाग लिया भारत के प्रधानमंत्री ने, और इस पक्ष की एक नया वैश्विक सूचकांक हो जिसमें उसने कुछ आधार बताए। पहला आधार प्रतिभा का पूल तैयार किया जाए, दूसरा आधार समाज के हर वर्ग तक तकनीकी की उपलब्धता हो, तीसरा आधार पारदर्शी सरकार का गठन हो, शासन व्यवस्था पारदर्शी हो, और चौथा पृथ्वी का संरक्षण हो। ये पॉइंट आपको याद रखने होंगे, ये बेहद महत्वपूर्ण है। अब हम चलेंगे अगले पॉइंट की तरफ। CMS-01 भारत ने अपना एक नया संचार उपग्रह अपने प्रक्षेपण स्थल श्रीहरिकोटा से स्थापित किया है। मैं चाहूँगा एक बार हेडिंग जरूर लिख लें सब लोग, CMS-01 इसरो द्वारा स्थापित श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित या संचार उपग्रह EOS अर्थ ऑर्बिट सर्वेक्षण या अर्थ निगरानी कक्षा में स्थापित किया जाएगा। खास बात है कि यह GSAT 12 का स्थान लेगा जो 2011 में स्थापित किया गया था। दरअसल GSAT 2012 में जो स्थापित किया गया था वो अब अनुपयोगी हो रहा था, इसलिए एक नए अपग्रेड C बैंड की आवृत्ति पर काम करने वाले CMS उपग्रह को वहां पर स्थापित किया जा रहा है। पृथ्वी की कक्षा से ये भारत के मुख्य भूमि लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार तक अपनी निगरानी रख सकेगा और संचार की सुविधाएं हमें उपलब्ध कराएगा। खास बात कि यह किस सैटेलाइट से छोड़ा गया, तो PSLV इसके लिए उपयोग में लाई गई, जिसका नाम आप भी जानते हैं पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल है। हालांकि कुल अब तक PSLV की कुल 77 उड़ानें हो चुकी हैं, जिनमें से उसके कई वर्जन्स हैं जो मैं आपको अभी मैप के थ्रू भी दिखाऊंगा और कोशिश करूंगा कि आपको मैं दिखा सकूं। मैंने आपको बताया टोटल 77 अब तक PSLV की उड़ानें हो चुकी हैं, जिनमें से 52 PSLV द्वारा और 22 जो उड़ानें हुई हैं PSLV के एक्सेल वर्जन से हुई हैं। ठीक, इसमें थोड़ी ऊर्जा ज़्यादा लगती है और दूर तक की कक्षाओं के लिए उड़ान भरती है। जैसी आप सब जानते हैं कि एक PSLV है, GSLV भी एक होती है। GSLV भारत में जब सफल नहीं हुई उसके बाद उस समय हमने एक्सेल वर्जन का प्रयोग करना शुरू किया और इसी से काम करते थे। तो टोटल 77 PSLV की उड़ानें हो चुकी हैं। आपको बताते चले, यहाँ पर थोड़ी बहुत डिटेल है, शायद आपको ना दिख रही हो तो मैं आपको बताता चलूँ कि PSLV से छोड़े गए इसके साथ साथ कुछ अन्य देशों के भी उपग्रह छोड़े गए हैं। यहाँ ये किसका स्थान लेगी, जो 2011 में GSAT स्थापित किया गया था उसे रिप्लेस करेगी। मुझे उम्मीद है कि सारे पॉइंट आपने इसके नोट कर लिए होंगे और इजीली समझ पाए होंगे कि ये व्यवस्था क्या है। अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। अगली घटना है पीलीभीत टाइगर रिजर्व से जुड़ी हुई। उत्तर प्रदेश में जो भी एग्ज़ाम, चाहे UPSI के हों या आप GIC देना चाहते हो, उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए एग्जामों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। दरअसल पीलीभीत टाइगर रिजर्व को TRC द्वारा TX2 अवार्ड दिया गया है। TRC क्या है? टाइगर रिजर्व कंट्रीज ने भारत को टाइगरों की संख्या दुगनी करने वाले पीलीभीत टाइगर रिजर्व के लिए एक पुरस्कार दिया है।
यहाँ आज से 4 साल पहले जहाँ 25 बाघ हुआ करते थे, टाइगर्स हुआ करते थे, अब इनकी संख्या बढ़कर 65 हो गई है। इसलिए इसे पुरस्कृत किया गया है। इसी के साथ साथ मानस क्षेत्र को भी पुरस्कृत किया गया है। मानस को यह पुरस्कार उसके ट्रांस बाउंड्री सिस्टम पर संरक्षण के लिए दिया गया है। हमें पता है कि मानस रिजर्व क्षेत्र या संरक्षित क्षेत्र असम में स्थित है और साथ ही साथ भारत और भूटान के क्षेत्र में करीब 6500 वर्ग किलोमीटर एरिया में ये फैला हुआ अभयारण्य है। तो 2 पुरस्कार भारत को मिले TRC द्वारा। पहला ट्रांस संरक्षण क्षेत्र का पुरस्कार और TX2 अवार्ड पीलीभीत को मिला। मुझे उम्मीद है कि आप याद कर सकेंगे। पीलीभीत का जंगल 3 क्षेत्रों में 3 जिलों में फैला हुआ है, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी और बहराइच में। जरूर याद रखें। संख्या कितनी हो गई है अब? 65। पीलीभीत टाइगर रिजर्व मैंने दिखाने का प्रयास किया कि आप देख लें। एक टाइगर है लकड़ी लेकर जा रहा। वस्तुतः टाइगर रिजर्व, फिर से मैं आपको रिपीट करा दूं, पीलीभीत टाइगर रिजर्व को TX2 अवार्ड मिला है। किसके द्वारा? TRC द्वारा, टाइगर रिजर्व कंट्रीज द्वारा दिया गया है। भारत के एक और संरक्षित क्षेत्र को मिला है और वो है मानस। ठीक, लेकिन मानस को मिला है ट्रांसवाल कंजर्वेशन अवार्ड, सुरक्षित संरक्षण प्रदान करने के लिए, और वो भी 2 देशों के बीच फैले होने पर। पीलीभीत की भी सीमा टच होती है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व की सीमा नेपाल से टच होती है। इसलिए नेपाल का जो क्षेत्र है वहाँ पर भी कल को ये कहा जा सकता है इजली कि यहाँ पर भी ट्रांसवाल सिस्टम या ट्रांस बाउंड्री सिस्टम लागू किया जा सकता है। जैसे हमने भारत और भूटान के साथ मिलकर उस 6500 वर्ग किलोमीटर को संरक्षित किया है, वैसे ही हम नेपाल के साथ भी कर सकते हैं। अब जिस टॉपिक की तरफ चल रहे हैं वो ना सिर्फ करंट की घटनाओं से जुड़ता है, वरन आने वाले समय में भी ये इंटरनेशनल रिलेशनशिप से भी जुड़ेगा। IR आप भी जानते हैं मेंस का भी एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है और भारत और चाइना के संबंध को भी एक नया एंगल दे सकता है। 1962 के युद्ध के बाद से ही जब हिंदी चीनी भाई भाई का नारा ध्वस्त हो गया और चीन की असली मंशा सामने आई, तब से ही भारत और चीन के बीच मानसिक वार जारी है। कभी कभी ये शारीरिक झड़पों में भी बदला, जैसे आज भी आप लोग जानते हैं कि किस तरह से अक्साई चीन क्षेत्र में इस समय विवाद चल रहा है। इसी कड़ी में चाइना में पंचवर्षीय योजना डिक्लेयर की गई है जो 2021 से 25 तक के लिए है। इस पंचवर्षीय योजना में नए पावर प्लांट लगाने की बात पावर चाइना द्वारा कही गई है और इनमें से कई छोटे निम्न बहाव वाले क्षेत्र, छोटे पावर प्लांट निम्न बहाव क्षेत्र ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में लगाए जाएंगे। इससे भारत की चिंता बढ़ना स्वाभाविक है। अगर भारत के विरुद्ध इसका प्रयोग युद्ध के दौरान किया जाता है और सारे बांधों को एक साथ खोला जाता है तो सेना को मूवमेंट करने में दिक्कत होगी, क्योंकि एक बाढ़ की स्थिति बन जाएगी और आंतरिक स्थिति बेहद खराब हो जाएगी। साथ ही साथ अगर डैम बन जाता है तो क्या नुकसान है, क्या फ़ायदे हैं, थोड़ा चर्चा कर लें। फिर मैं आपको मैप से ब्रह्मपुत्र नदी की स्थिति को भी दिखा दूंगा। आपको पता है पूरी दुनिया में पारिस्थितिकीय संवेदनशीलता की दृष्टि से हॉट स्पॉट डिक्लेयर किए जाते हैं। इन हॉट स्पॉट में से एक, मतलब 36 में से एक, विश्व में कुल 36 हैं और भारत में 2 हैं। 2 में से एक उसी क्षेत्र में है जिस क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव है। पूर्वी हिमालय के इस क्षेत्र में जो प्रजातियां पाई जाती हैं उनके ऊपर एक खतरा मंडराने लगेगा, क्योंकि जल प्रत्येक जीव की अनिवार्य शर्त है। दूसरी चीज, ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में गंगा नदी घाटी क्षेत्र में पाई जाने वाली गंगा डॉल्फिन वो भी पाई जाती है। जब जल कम होगा तो इन डॉल्फिनों का भी खतरा, इनके जीवन का भी खतरा उत्पन्न होगा। साथ ही साथ छोटी सहायक नदियों के द्वारा जो सिंचाई की व्यवस्था असम में है वो ध्वस्त होगी तो कृषि का उत्पादन गिरेगा।
वाटर बम की इस पॉलिसी को भारत ने डिफाइन किया है और बताया है कि इस तरह से अगर आप डैम बनाते हैं तो भविष्य में भारत और चीन के संबंधों पर दरार पड़ सकती है। मैं आपको थोड़ा सा याद कराता चलूं, 2015 में पहली बार ये स्थिति शुरू हुई थी जब चाइना ने बड़े डैम बनाने शुरू किए, लेकिन इस बार इसने छोटे लेकिन कई श्रृंखला के डैम बनाने प्रारंभ कर दिए हैं। बड़े डैम की योजना को इसने तो ज़रूर त्याग दिया है, लेकिन छोटे डैम अगर श्रृंखलाबद्ध बनाए जाएंगे तो भी काफ़ी बड़ी मात्रा में जल ब्रह्मपुत्र का रुकेगा और ये भविष्य में भारत के लिए संकट पैदा कर सकता है। 2015 में पहला जो बांध बनाया गया वो था जांगमू। जांगमू के बाद जो डैम बनाए गए वो डांगू, और खास बात है जियाचा में 3 बनाए जा रहे हैं। जियाचा में 3 बनाने को जगह भी अलॉट कर दी गई है, स्पॉट भी चुन लिए गए हैं। जियाचा में 3 बनेंगे जबकि एक पहले से ही है। जिएक्सू भी इनका एक डैम है। तो जांगमू, फिर उसके बाद डांगू, जिएक्सू और जियाचा, इनके 4 बड़े डैम हैं। जियाचा में 3 प्रस्तावित हैं जो जल्दी बनने वाले हैं। मैं एक बार कोशिश करूंगा कि मैं लिख दूं और आप उसे नोट कर लें। पहला है जांगमू, फिर डांगू, जिएक्सू और जियाचा। याद रखिएगा कि जियाचा में 3 नए बांध बनाने की योजना पारित हो चुकी है, बजट उसके लिए सैंक्शन हो चुका है, वो आगे बनाया जाएगा। अब जरा आ जाते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट पर। ब्रह्मपुत्र नदी कैलाश मानसरोवर से के निकट स्थित एक ग्लेशियर से निकलती है। शायद आप उसका नाम जानते हो। उस ग्लेशियर का नाम मैं बोर्ड पर भी लिख दे रहा हूँ, चेमा युंग डुंग। ये कैलाश श्रृंखला की एक ग्लेशियर पर स्थित है। इससे जो नदी निकलती है तिब्बत में, वो सांगपो के नाम से जानी जाती है। चीन इसे जांगपो के नाम से कहता है। भारत में देहांग दर्रे से अरुणाचल प्रदेश से ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र और गंगा का संयुक्त डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है और यहाँ एक मैंग्रोव वनस्पति क्षेत्र भी पाया जाता है जिसे हम सुंदरबन कहते हैं। इन सभी के अस्तित्व पर अब खतरा मंडराने लगा है। मैं एक बार आपको मैप से दिखाने का प्रयास करूंगा और ये बताने का भी प्रयास करूंगा कि किस तरह से भारत में इस नदी का प्रवेश होता है। में आप देख सकते हैं यहाँ से तिब्बत के इस क्षेत्र से जो कैलाश मानसरोवर की क्षेत्र है, जो पहाड़ी का नाम है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, वहाँ से ये नदी निकलती है और आगे जब निकलती है तो इसे सांगपो कहते हैं। आगे इसका नाम बदलता जाता है और भारत में देहांग दर्रे से अरुणाचल प्रदेश से जब ये प्रवेश करती है तब हम इसे ब्रह्मपुत्र कहने लगते हैं। हमें पता है ये ब्रह्मपुत्र में ही तिस्ता और इधर से मेघनाबाद में मिल जाती है। खास बात है इधर से गंगा नदी आपको दिखाई जा रही होगी, ये नीले नदी से, जिसकी एक शाखा हुगली है और दूसरी यमुना के नाम से इसमें मिल जाती है। ये पूरा डेल्टाई क्षेत्र नीचे का विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा क्षेत्र है। मुझे उम्मीद है कि आप इस मैप को गौर से एक बार देख लें और समझ पाएंगे कि ये वाटर बम पॉलिसी क्या है। अब तक जो डैम बनाए गए हैं वो 1, 2, 3 इन श्रृंखलाओं में बनाए जा चुके हैं। चौथा जो जियाचा है उस क्षेत्र में 3 और बनाए जाएंगे जिससे पानी की मात्रा बेहद कम हो जाएगी। क्या चाइना ये पहली बार कर रहा है? नहीं, चाइना ने इससे पहले इस पॉलिसी का उपयोग मेकोंग नदी पर किया है। मेकोंग नदी आपको भी पता है 4 देशों से होकर बहती है, जिनमें से कंबोडिया, मैं कहिए तो लिखता भी चलूं, कंबोडिया, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, इन 4 देशों से मेकोंग नदी निकलती है। मेकोंग नदी को इन देशों की जीवन रेखा भी कहते हैं, लेकिन डैम बनाने से इस क्षेत्र को बेहद नुकसान हुआ है। ये पॉलिसी जिसे वाटर बम भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है, ये पॉलिसी चाइना पहले भी मेकोंग नदी पर प्रयोग कर चुका है। इस बार उसने भारत के लिए इसे एक रणनीतिक तौर पर शुरुआत की है। हमें पता है सियाचिन में
अक्साई चीन में चाइना को जिस तरह से भारतीय सेना ने पीछे ढकेला है, उससे अब बौखलाहट में भी ये योजना सामने लाई गई होगी कि उसे पूर्वी हिस्से पर फंसाया जाए, जिससे कैलाश रेंज को मुक्त कराया जा सके। तो भारत अब आगे क्या रणनीति बनाता है ये देखना होगा। लेकिन आप एक छोटे से फैक्ट की तरफ मैं आपको लेके चलना चाहूँगा। भारत को भी एक छोटे डैमों की श्रृंखला सब्स्टिट्यूटरी तौर पर बनानी होगी। अगर पानी बढ़ता है तो डैम में कलेक्ट करने की क्षमता रखी जाए। आपको भी पता है डैम दो तरह के होते हैं, एक मेन स्ट्रीम डैम होता है, एक साइड डैम्स होते हैं। मेन स्ट्रीम डैम ना बनाए जाएं, साइड डैम्स बनाए जाएं। किनारे के एक डैम की स्थिति हो, जैसे ही जल आता है उसमें कलेक्शन करके जल विद्युत उत्पन्न किया जाए या उसे स्टॉक करके बाढ़ की स्थिति को रोका जाए। ये अलग बात है कि जब ये स्थितियाँ शुरू होंगी तो एक बड़ी संख्या विस्थापित करनी होगी, जो भारत के लिए एक चुनौती होगी। मुझे उम्मीद है कि सार्थक एकेडमी की इस क्लास से न सिर्फ आपका ज्ञानवर्धन हुआ होगा, बल्कि कुछ नई चीज़ें भी सीखने को मिली होंगी। आपकी परीक्षा में भी ये महत्वपूर्ण कंटेंट के रूप में शामिल रहें, आप इसे हल कर सकें, मेरी यही शुभकामनाएं हैं। सार्थक एकेडमी के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।